स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी एनसीईआरटी की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन चल रही है, जहां पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है चैप्टर बाय चैप्टर, और अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 7 के बारे में। क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी हमारी चर्चा चल रही है, और मैंने आपको बताया था कि 6, 7, 8 फाउंडेशन है। 6, 7, 8 के ऊपर हमारा काफी फोकस रहेगा, जहां पे हम लोग चैप्टर वाइज इस चीज को डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने टॉप 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। पिछले डिस्कशन में आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी वेदर और क्लाइमेट के बारे में, अंतर समझा था वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। साथ ही साथ कुछ अडेप्टेशन के बारे में भी चर्चा की थी हम लोगों ने। पोलर बेयर कैसे अडेप्ट करता है पोलर रीजन्स के लिए, पेंगुइन्स कैसे अडेप्ट करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं, कैमोफ्लाज कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हमारे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। बट बिफोर दैट छोटा सा नोटिस है आप सभी के लिए। आज का डेट आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि सिप प्लस का लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा है, आप जानते हैं कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अभी फॉर्म भर सकते हो। आपने नोटिफिकेशन फिर देखा है, फॉर्म भरा है, एग्जाम दे या नहीं दे, प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इस तरह की चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही है, सिप प्लस प्रोग्राम इज फॉर यू। और 17 फरवरी शुरू हो रहे हैं, यानी कि कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए टू एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम ऑल्सो। कुछ ही घंटे बचे हुए टू एनरोल। प्लीज एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि केवल 90 डेज में आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा दी जाएगी। 3,500 से भी ज्यादा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे आपको, ताकि आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंटली जाए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो 2023 इट्स नाउ और नेवर, डिसाइड नाउ इटसेल्फ। इसके अलावा हमारा फाउंडेशन बैच भी है, जो 10 महीने का प्रोग्राम है, लंबा प्रोग्राम है फॉर 2024। ये भी स्टार्ट हो रहा है जल्दी 20 फरवरी से। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, राइट। डू लेट नो अबाउट दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आपके दोस्तों को भी, मित्रों को भी बताइएगा जो प्रिपेयर कर रहे हैं। गिव देम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव और अफोर्डेबल एजुकेशन स्टडी IQ पे मिलता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहां पे कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी काफी अफोर्डेबल प्राइस में, और सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड राहुल लाइफ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। हम लोगों ने पहले ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया था कि विंड क्या है। हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले चैप्टर्स में एयर के बारे में। हम लोगों ने बात की थी एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, राइट। एयर है विच इज इन मोशन, दिस इज बेसिकली विंड, राइट। तो हवा, तो हम लोग हवा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही तेज हवा चल रही है, जैसे कि आंधी आई, तूफान आई, यानी कि स्टॉर्म्स। हम लोग आंधी तूफान के बारे में बात करेंगे, क्यों होता है ये। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। हम लोगों ने देखा है कि तटीय इलाकों में, कोस्टल रीजन्स में साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं। ये क्यों होता है ये भी हम लोग जानेंगे। साइक्लोन्स की वजह से क्या होता है ये भी हमारे डिस्कशन का एजेंडा रहेगा आज के लिए। तो चलिए समझते हैं विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। पहला है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हम लोग समझेंगे कि एयर यानी कि हवा कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करती है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि अगर तेज हवाएं चल रही हैं, इफ देयर आर हाई स्पीड विंड्स, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रेड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी कि जहां पे आप खड़े हो, अगर वहां पे तेज हवा चल रही है तो एक तो फैन ऑन है, लेकिन हम लोग फैन के बारे में बात नहीं करने वाले। नेचुरली अगर आप जहां पे खड़े हो वहां पे तेज हवा आ रही है नेचुरली, इसका मतलब क्या है, लो प्रेशर एरिया के आसपास आप हो, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया हवा चल रही है, तो हाई स्पीड विंड्स आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय रेड्यूस्ड एयर प्रेशर। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हवा कैसे एक्सपैंड होती है, हवा फैलती है हीट करने से, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हमारे एंटायर सिस्टम में, जैसे विश्व में, ग्लोब में वेदर की बात की थी, क्लाइमेट की बात की थी, यहां पे विंड, हवाएं चलती ही क्यों हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हवाएं चलती है क्योंकि अनइवन हीटिंग की वजह से। विंड के करंट होते हैं बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। और अब सब जानते हैं कि वेदर हो, क्लाइमेट हो, जो भी चीज हो, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ सन, राइट। तो सन की हीटिंग जिस तरह से अनइवन होती है, उससे विंड्स चलती है। चलिए सबसे पहला चीज समझते हैं, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। देखिए एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये तो पता है हमें। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल्स पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है, एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो एयर डेंस है, एयर का मास है, इसीलिए एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। हम लोग ज्यादा इसको फील नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप समझिए, अगर आप नॉर्मल
मीन सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड पे चले, जैसे कि लद्दाख चले जाए, लद्दाख में एयर के मॉलिक्यूल्स कम है, यानी कि वहाँ पे डेंसिटी कम है, वहाँ पे एयर का प्रेशर कम है। इसका मतलब क्या है, आप जब सांस लोगे तो आपको ऑक्सीजन कम मिलेगा, इसीलिए आपकी सांस फूलती है वहाँ पे। बट अगेन अभी भी आपको लग रहा होगा सर फिर भी एयर एक्सर्ट प्रेशर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, एक टिन लिया, इस टिन में आपने पानी भरा, राइट, और इसको गर्म किया, पहले खुला रख के गर्म किया, और बेसिकली जैसे बॉईल करने को आया इसका लिड लगा दिया, आपने ऊपर से बंद कर दिया इस चीज को। तो आप जानते हो पानी बॉईल हो रहा है यानी कि स्टीम हो रहा है, यानी कि हवा में भी स्टीम है, हवा में भी मॉइस्चर है, उस डब्बे में भी हवा थी, हवा के अंदर भी मॉइस्चर ऐड हो गई है। और जैसे ही ये टिन का डब्बा गर्म हो जाएगा, उसको आप ठंडे पानी के अंदर, ठंडे पानी के नीचे रख दीजिए। जैसे आप अपना टैप ओपन कीजिएगा ठंडे पानी को और उसके नीचे उस टिन को रख दीजिए। उस टिन के डब्बे की हालत क्या हो जाएगी, देखा है आपने कभी? अगर कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो करके जरूर देखिएगा। ये जो टिन का डब्बा है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से वो बेंड हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हवा ने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो वाटर वेपर थे, देखिए ये लिड तो बंद है, इसके ऊपर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो गया, वो कंडेंस हो गया, यानी कि धीरे धीरे इसके अंदर प्रेशर कम हुआ। बाहर से प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से इस टिन के डब्बे के ऊपर प्रेशर गया, अंदर प्रेशर कम है, इसका मतलब है टिन का डब्बा कचुंबर हो गया, धीरे से बेंड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एयर आउटसाइड कंप्रेसेस द टिन, सो कंप्रेस। इस एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि भैया हाँ, हवा प्रेशर को एक्सर्ट करता है। ठीक है, पता चल गया। अब दूसरी चीज है कि जहां पे भी तेज हवाएं चल रही हैं, जैसे वेयर एवर देयर इज हाई स्पीड विंड, यानी कि इंक्रीज विंड स्पीड है, इट इज ऑलवेज अकंपनीड बाय रेड्यूस्ड एयर प्रेशर, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ ही चलती है। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट है, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है। आप यहां पे हो तो आप हवा को फील करोगे, तो जहां पे भी हाई स्पीड विंड चलेगी, इट इज अकंपनीड बाय द लो प्रेशर, इट इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। अब ये कैसे? इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप एक काम कीजिएगा, एक छोटी सी बोतल ले लीजिएगा। अब इस बोतल का ढक्कन आपको खोल देना है, बोतल के ऊपर ढक्कन नहीं रखना है, और इस बोतल के अंदर, उस बोतल की माउथ के पास आपको एक छोटा सा पेपर का गोला बना के रखना है। पेपर का गोला लाइट वेट होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इस बोतल में जोर से फूंक देना है। अब जोर से क्यों फूंकना है? क्योंकि भैया हम हाई स्पीड विंड के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा हाई स्पीड विंड इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ऑल्दो आपको लग रहा है मैं जोर से फूंक रहा हूं तो ये जो पेपर का बॉल है इसको अंदर जाना चाहिए यहां पे, लेकिन क्योंकि आप जोर से फूंक रहे हो, इस एरिया में लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और ऑल्दो पेपर अंदर जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि बोतल के अंदर हाई प्रेशर हो जाएगा, और बोतल का हाई प्रेशर की वजह से फिर से पेपर यहां पे आ जाएगा। यू मस्ट हैव सीन। ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना, राइट, इसको करके जरूर देखना। और वही चीज अगर आप धीरे से फूंक दो, स्लो से फूंक दो, तो धीरे धीरे पेपर का गोला अंदर चला जाएगा। तो यू डू नो दैट। इसीलिए हाई स्पीड विंड जब भी होता है, इट इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इसके अलावा हमें गोल्डन रूल तो पता ही है कि हवा, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करेगा। वही तो हम लोग विंड कहते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया? हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया एयर एक्सर्ट प्रेशर, यस। दूसरा है जब भी हाई स्पीड विंड चलती है, इट इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तीसरा है कि जब भी आप एयर को हीट करो तो एक तो एयर एक्सपैंड होती है, दूसरा है एयर हीट करने पे लाइट वेट होके एयर अपवर्ड मूव कर जाता है, कन्वेक्शन होता है हवा का ऊपर। अब इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक छोटा सा ट्यूब ले लीजिएगा, बॉइलिंग पानी ले लीजिएगा, छोटा सा बोथ साइड ओपन एंडेड ट्यूब ले लो, और यहां पे एक बलून टाई कर दो। तो अगर आप उसको ठंडे पानी में रखोगे, थोड़े से गर्म पानी में रखोगे और बॉइलिंग वाटर में रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे एयर हीट हो रही है तो एयर एक्सपैंड हो जाएगी। आप देख सकते हो इस बलून में थोड़ी सी हवा भरी हुई है, इस बलून में थोड़ी सी हवा भरी, लेकिन कोल्ड एयर में, कोल्ड वाले में कुछ नहीं भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? हवा जैसे जैसे गर्म करो वो फैलती है। इसके अलावा हमेशा गर्म हवा, वार्म एयर हमेशा लाइट होती है, फैलती है और लाइट होती है, इसलिए ऊपर जाती है। ध्यान रखना है, वार्म एयर मूव्स अप, कोल्ड एयर, ठंडी हवा जो है वो नीचे आती है। ये हमें पता है, क्योंकि कोल्ड एयर वार्म एयर से वजन होती है, इसीलिए नीचे आ जाएगी।
तो 3 चीजें हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर ली। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है भैया हवा चलती ही क्यों है। अब हम लोग ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि हवा चलती है कहां से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी। जब भी हाई स्पीड विंड चलेंगे तो वो रेड्यूस्ड एयर प्रेशर लाएंगे वहां पे। इसके अलावा हवा एक्सपैंड होती है, हवा जब गर्म होती है तो हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा होगी तो नीचे आएगी। ये तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन हमारे ग्लोब में यानी कि हमारा जो वेदर में ये चीजें होती ही क्यों है, ये सारी चीजें होती ही क्यों के, क्योंकि सभी चीजें कनेक्टेड है हीटिंग से। हीटिंग से आप जानते हैं कि हमारे पूरे अर्थ में सोर्स ऑफ लाइफ क्या है, सन है, यानी कि सूरज। सूरज की जो गर्मी आती है वो गर्मी आपको धरती के अलग अलग इलाकों को अलग अलग रेट पे गर्म और ठंडा करती है। यानी कि अगर गर्मी आ रही है, लैंड यानी कि लैंड मास, जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जमीन जल्दी हीटअप हो जाती है, और पानी जो है जल्दी हीटअप नहीं होगा। ऑल्दो पानी अगर हीटअप हो गया तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। जमीन के साथ क्या होगा, जल्दी गर्म भी होगा, जल्दी ठंडी भी होगी। ये तो हम लोगों ने पुराने क्लास में एस्टैब्लिश कर लिया था। इसीलिए हम लोगों ने देखा है अनइवन हीटिंग की वजह से होता क्या है, हमारे अर्थ में विंड सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। विंड सिस्टम कुछ इस तरह से डेवलप हो जाते हैं कि हायर लैटिट्यूड से विंड इक्वेटर की तरफ आएगी और कोल्डर पोलर एरिया से विंड आपकी मिड लैटिट्यूड्स की तरफ आएगी। अलग अलग सेल्स बने हुए, ये आप जानते हैं। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है आप जानते हैं। अगर दिस इज अर्थ और ये इक्वेटर है, इसका मतलब है 0 डिग्री। आप जानते हैं कि सूरज की मूवमेंट जो होती है वो केवल आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही रहेगी, यानी कि ये तो आपको पता ही है, बेसिक आइडिया। अब इस रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा है, इस रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेटर पे जब गर्मी होगी इसका मतलब है हवा धीरे 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 ऊपर जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर। वहां पे हवा ठंडी होती है, तो जब ठंडी होगी तो हवा डिसेंड करेगी समवेयर अराउंड 30 डिग्री के आसपास। तो आपका एक सर्कुलेशन सेल ये बन जाएगा, एक सर्कुलेशन सेल। इसको हम लोग कहते हैं हैडली सेल। आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इसको कहते हैं हैडली सेल। वैसे ही यहां पे आपको पता है पोलर रीजन है, बहुत ही ठंडा रीजन है। और जब हम लोग मिड लैटिट्यूड जाएंगे 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री के आसपास भी हीटिंग जब होती है, नदर्न हेमिस्फीयर सन रहेगा तो हीटिंग होगी। हीटिंग की वजह से कुछ हवा आपकी कन्वेक्शन होगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी। पोलर रीजन में तो ठंडी हवा है, तो यहां पे भी आपको एक सर्कुलेशन सेल मिलेगा। तो टोटली आपको 3 सर्कुलेशन सेल मिलते हैं, एक हैडली सेल, एक फेरेल सेल और तीसरा वाला पोलर सेल। अब इन चीजों की वजह से हमारी विंड सिस्टम बनती है, और जो हमें इन एरियाज में विंड्स मिलते हैं उन्हें हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा यहां पे जो यू कैन सी हियर, जो विंड का सिस्टम है, आप देख सकते हो विंड का सिस्टम मूविंग ट्रॉपिकल रीजन से टुवर्ड्स द इक्वेटर, देन मिड लैटिट्यूड से टुवर्ड्स द पोल, एंड फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड 60 डिग्री। ये हमें पता है। अब ये तो हो गई ट्रेड विंड का कॉन्सेप्ट। ट्रेड विंड का कॉन्सेप्ट अलग अलग सेल बनाती है। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी डिस्कशन की थी कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड और अनइवन हीटिंग ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। ये हम लोगों ने देखा है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में, राइट। जब धरती जल्दी से गर्म हो जाती है, उसके ऊपर वाली हवा गर्म है, वो ऊपर चली जाएगी, कोल्ड एयर उसको डिस्प्लेस करेगी, इससे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हम लोगों ने देखा है। अब यही अगर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इमेजिन कीजिएगा हायर मात्रा में हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ही तो हमारा मॉनसून आता है। आपने देखा होगा कि सन जो मूवमेंट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कि एक बार नदर्न हेमिस्फीयर जब होता है, नदर्न हेमिस्फीयर को हीट करेगा। अब जैसे आप जानते हो कि अभी गर्मी का सीजन जल्दी आएगा, यानी कि मार्च अप्रैल मई में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इस पर्टिकुलर रीजन को एकदम हीट कर देगा। अब हीट कर देगा इसका मतलब क्या है, हीट कर देगा मतलब धीरे धीरे से हवा यहां पे ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर का जो हवा था जो इक्वेटर पे आएगा, वो इसको फिल करना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून विंड कहते हैं। तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड अभी इंडिया के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं जून से। जब मॉनसून हिट करेगा इंडिया में तो साउथ वेस्ट मॉनसून कुछ इस तरह से हिट करेगा, यानी कि विंड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब आपका यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बन गया। इसका मतलब विंड यहाँ पे आएगा एकदम हाई स्पीड से, कौन सा, साउथ वेस्ट मॉनसून।
तो इसीलिए हम लोग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश देखते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये एक सी ब्रीज है ना। सी ब्रीज का मतलब क्या है कि भैया ओशन की तरफ से आ रहा है और ओशन का पानी आपको लेकर आ रहा है ज़मीन के ऊपर, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आएगा। अब इसी का उल्टा होता है आपको कुछ महीने बाद, जब आपकी नॉर्थ ईस्टर्न विंड शुरू हो जाती है कुछ इस दिशा में, और ये आपको मिलेगा मोस्टली दिसंबर जनवरी में, ठंड के सीजन में जो अभी चल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिसंबर के आसपास स्पेशली तमिलनाडु रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो विंड सिस्टम चल रहे हैं, तेज हवाएं चल रही है, मॉइस्चर लेकर आ रही है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग एंड विंड्स, हवा की वजह से। ठीक है, तो हवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब हवा हमारे लिए मॉइस्चर लेकर आ रहा है, हवा हमारे लिए मॉइस्चर लेकर जा रहा है, यानी कि वेदर और क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है, पूरे अर्थ का हीट बजट भी रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया। पहला विंड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिया। अब कई बार हम लोगों ने देखा है कि थंडर स्टॉर्म आते हैं, यानी कि आंधी और तूफान आप देख सकते हो, स्पेशली जब एक्सटेंसिव गर्मी होती है हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में। मेनलैंड इंडिया में, जैसे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे बहुत बार आंधी तूफान आती है। आंधी तूफान बहुत एक ही जगह पे लोकलाइज तेज बारिश भी होती है। ये क्यों होता है? अब अगेन मैंने आपको बताया था, जब इंटेंस गर्मी होगी, यानी कि जमीन बहुत जल्दी जब गर्म होती है, इसका मतलब है हवा ऊपर जा रही है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एवापोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है आपका मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है। तो हवा और मॉइस्चर दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। अब यहां पे आपको समझना है कि हो क्या रहा है कि अगर लैंड है, इफ दिस इज लैंड, लैंड के ऊपर हीटिंग हो रही है, हीटिंग की वजह से हवा ऊपर जा रही है। अब हवा के साथ आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स करते क्या है? पहले ये लिक्विड स्टेट में थे, लिक्विड स्टेट से ये वेपर स्टेट में चले गए। इसका मतलब क्या हो गया? इन्होंने हीट को अब्सॉर्ब किया, ये तो कॉमन फिनोमेना है। अब हीट को अब्सॉर्ब किया, वेपर बने, और हवा के साथ वेपर ऊपर जा रहा है। अब जैसे जैसे वेपर ऊपर जाएगा, हम जानते हैं उसके बाद धीरे धीरे बादल बनेगा। करेक्ट, धीरे धीरे बादल बनेगा, तो बादल बन गया। लेकिन इतना ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा हीटिंग हो रही है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि अब ये बादल भी एक सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे बारिश देना शुरू करेगा, लाइट बारिश। लेकिन नीचे से हवा आ रही है, ऊपर से मॉइस्चर आपका गिर रहा है। अब इन दोनों की वजह से होगा क्या? ये आप जानते हो कि लिक्विड टू वेपर जब होता है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहां पे जब वेपर टू लिक्विड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? वेपर टू लिक्विड हो जाएगा, ये आपको हीट वापस दे देगा, यानी कि यहां पे गर्मी और भी ज्यादा बढ़ रही है। और इन कंडीशंस में क्या होता है? आंधी और तूफान का कॉन्सेप्ट आता है। आंधी और तूफान, दिस इज अकम्पनीड बाय एक्सटेंसिव क्लाउड फॉर्मेशन, कंटिन्यूअस वार्म अपड्राफ्ट, यानी कि गर्म अपड्राफ्ट हो रहा है। अब कूल एयर दूसरी जगह से आ ही रही है, मिक्स हो रही है, लेकिन वार्म अपड्राफ्ट आपका कंटिन्यूअसली है, यानी कि गर्म हवा ऊपर ही जा रही है, ऊपर से भी मॉइस्चर है, वहां पे भी हीट मिल रहा है, क्योंकि वहां पे भी हीट रिलीज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि यहां पे हीट अब्सॉर्ब किया, यहां पे हीट रिलीज किया, तो यहां पे भी हीट हो रहा है, यानी कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट भी था उसको भी धीरे धीरे वापस ऊपर लेकर जा रहे हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है जहां पे आपकी बड़े बड़े बादल बन चुके हैं, जहां पे आप लाइटनिंग, साउंड और कभी कभार एक्सटेंसिव बारिश देख सकते हो। इसीलिए आपने आंधी तूफान देखा होगा। जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में अप्रैल के आसपास आपने देखा होगा, जिसको हम लोग काला बैसाख कहते हैं ना, काला बैसाख कहते हैं ना, एग्जाम्पल। अब कई बार ये जमीन के ऊपर हो रहा है। अब कई बार आपने देखा होगा बवंडर भी बनते हैं, थंडर स्टॉर्म जब बनते हैं, कई बार अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट मॉइस्चर नहीं है तो केवल हवा के बवंडर भी बनते हैं। लेकिन हवा के बवंडरों के ऊपर भी आपने देखा होगा एक बड़ा बादल जरूर बन सकता है। ऑल्दो बवंडर इंडिया में उतने ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं बनते हैं, टॉर्नेडोज वगैरह स्पेशली यूरोपियन रीजन में काफी ज्यादा बनते हैं। बट टॉर्नेडो एक छोटा डायमीटर का कॉलम है जहां पे हवा, गर्मी की वजह से हवा कंटिन्यूअसली एक्सटेंड हो रही है ऊपर, हवा कंटिन्यूअसली एक्सटेंड हो रही है ऊपर। और कई बार इन टॉर्नेडोज में भी जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाता है तो यहां पे भी आपको लाइटनिंग और बारिश भी मिल सकती है। तो टॉर्नाडोज क्या करते हैं? टॉर्नाडोज एयर का कॉलम जो है वो ग्राउंड पे टच करता है, और अगर इस टॉर्नाडो में कुछ फंस गया, जैसे कि कोई घर है, आपने देखा होगा तेज हवा चल रही है और अगर बवंडर आया, तो अगर घर है, कोई झोपड़ा है, अगर कोई टिन शेड का कोई एक सेटअप बना हुआ है, तो सारी की सारी चीजें उड़ के चली जाएंगी।
है ना। तो थंडरस्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान या फिर बवंडर आते हैं, ठीक है। काफ़ी फेटालिटीज़ भी करते हैं, नेबरहुड वगैरह में काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। ऑल दो जो टोर्नाडो से बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, क्योंकि हाई स्पीड विंड है, तेज़ी से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, कंटिन्यूसली हवा यहाँ पे आ रही है, तेज़ हवा आ रही है और कुछ इस तरह से वॉर्टेक्स में मूवमेंट हो रही है। तो इसके रास्ते में जो भी आएगा तबाही मचाते हुए चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पानी के ऊपर जो मैंने आपको सिस्टम यहां पे बताया, इमेजिन कीजिएगा कि थंडरस्टॉर्म, ये जो थंडरस्टॉर्म का साइकिल है जहां पे कंटिन्यूसली मॉइस्चर का इनपुट है, वार्म एयर है, मॉइस्चर और गरम हवा कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है एक साइक्लोनिक वोर्टेक्स में, और इसके लिए इनपुट पानी है कंटिन्यूसली, जैसे कि वाटर बॉडीज के ऊपर बना, तब बनते हैं चक्रवात जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोन। और इसीलिए मैंने शुरुआत की थी, तेज हवा जब भी चलती है इट इज अकंपनीड बाय लो प्रेशर। जब भी साइक्लोन होता है, साइक्लोन के सेंटर में यहां पे, जिसको हम लोग आई कहते हैं, साइक्लोन का आंख, यहां पे लो प्रेशर होता है। अब यहां पे लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या है, तेज हवाएं आएंगी लो प्रेशर के पास, तेज हवाएं आएंगी और इस तरह से वोर्टेक्स में घूमती हुई जाएंगी। और इस वोर्टेक्स में आपने ये भी देखा है कि इस तेज हवा में हवा ऊपर जा रही है और नीचे में अगर वाटर बॉडी है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहां से आपको मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी है। और मॉइस्चर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जब एवापोरेट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब कंडेंस हो रहा है तो हीट दे रहा है। तो कंटिन्यूसली मॉइस्चर और हीट की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से साइक्लोन कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, पानी की तरफ से जमीन तक आएगा, तटीय इलाकों में हिट करता है। और एक बार तटीय इलाकों में हिट हो गया यानी कि पानी का सोर्स रुक गया, मॉइस्चर रुक गया। अब जब मॉइस्चर रुक गया, इसका मतलब है ये जो हीट का इंजन था, जो मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर और एयर और वेपर यहां पे, एयर और मॉइस्चर यहां पे कंटिन्यूस साइकिल में आपको चल रहा है और बड़े बड़े बादल बन रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश, तेज हवाएं, लाइटनिंग यानी कि बिजली गरजती है, सभी चीजें हम लोगों ने ये विटनेस किया हुआ है तटीय इलाकों में। कभी कभार विंड स्पीड पहुंच जाती है ऑलमोस्ट 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आते हैं, अकम्पनीड बाय बारिश। और हर साल हम लोग ये देखते हैं, मोस्टली हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स हम लोगों ने देखे हुए हैं, जैसे ओडिशा तट पे होता है, आंध्र प्रदेश तट पे होता है, तमिलनाडु कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब भी आप देखो साइक्लोन आता है तो साइक्लोन क्या करता है, साइक्लोन भी तबाही लाता है। क्यों तबाही लाता क्यों है? क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है आई, ये वाटर कंटिन्यूसली इनपुट आएगा। अगर पानी का इनपुट है तो पानी का इनपुट बारिश ला रहा है, साथ ही साथ पानी भी लेकर आ रहा है, तो तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग कर देगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। और साथ ही साथ तेज़ हवाएं चल रही है, वो भी आपकी बर्बादी करेंगे, वो भी आपकी डिस्ट्रक्शन करते रहेंगे, यानी कि पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, जो वीक कंस्ट्रक्टेड घर हैं, मटेरियल है, जैसे झोपड़ा है या फिर टिन शेड है, उड़ के चले जाएंगे, जान मान की नुकसान हो सकती है, इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है। तो कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल कई बार फ्लड की सिचुएशन लाते हैं। इसी में तेज हवाएं रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के वर्क को भी कई बार हैम्पर कर जाते हैं, हाउसेस को डैमेज कर जाते हैं, आपके टेलीफोन लाइंस डैमेज हो जाएंगी, कम्युनिकेशन लाइंस डैमेज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। इसीलिए जब भी साइक्लोन आता है या फिर साइक्लोन आने का अंदेशा होता है तो क्या कहते हैं कि भैया आप कुछ स्टेप्स फॉलो करो। इसीलिए अखबार में देखें साइक्लोन के वार्निंग आ रहे हैं क्या, आपके घरों पे नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर ले, राइट। जो भी गुड्स है, जो भी खाने के सामान हैं, आपकी गाड़ियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें सेफली रखें, बाहर जाना अवॉइड करें, राइट। अगर मछुआरे हैं तो मछली पकड़ने ना जाए साइक्लोन के समय पे। इसीलिए जब साइक्लोन होता है, अगर बाढ़ आ चुकी है तो कंटेमिनेटेड वाटर ना पिए। साथ ही साथ पावर की जो भी चीज़ें हैं, पावर लाइन से थोड़ा सा सतर्क ही रहें। अगर कहीं पे गीला हो चुका है, वहाँ पे पावर लाइन है, अगर हाई टेंशन वायर से तो थोड़ा सा दूर ही रहें। साथ ही साथ रेस्क्यू फोर्सेस को ज़्यादा प्रेशर ना करें अनड्यू डिमांड करके। ये सारी चीज़ें, दोस्तों को, अपने पड़ोसियों की मदद करें, ये सारी स्टेप्स है बेसिकली, राइट। इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बना चुके हैं, EWS, अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, अगर
चक्रवात आने वाला है, साइक्लोनिक सिचुएशन हो रही है, तो आजकल हम लोगों ने सैटेलाइट्स भेजे हैं, सैटेलाइट्स भेजे ऊपर अंतरिक्ष में, लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जियो ऑर्बिट में, वहां से कंटिन्यूसली हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। एडवांस फोरकास्टिंग टेक्निक आ चुकी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है, इनका रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। ये आप देख सकते हो कि रिसेंट का डेटा क्या बता रहा है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है। नो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट दिस थिंग। इनफैक्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर आप देख सकते हो थोड़ा सा कन्वेक्शन चल रहा है, लाइट कन्वेक्शन चल रहा है, बट प्रोबेबिलिटी इज स्टिल वेरी लो, है ना। तो ये कब का है आप देख सकते हो। फोरकास्ट पहले हम लोग 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले करते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी 24 आवर्स प्रोबेबिलिटी नील, 24 to 48 आवर्स प्रोबेबिलिटी नील, 48 to 72 आवर्स प्रोबेबिलिटी नील, 70 to 96, 96 to 120, यानी कि ऑलमोस्ट 5 दिनों पहले ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कब चक्रवात आने वाला है, कब तटीय इलाकों पे प्रॉब्लम होने वाली है। इन सभी चीज़ों से हम लोग ऑलरेडी सतर्क रहें, इस तरह की वार्निंग्स निकल रही। सो वी आर गेटिंग रेडी। इनफैक्ट आपने देखा होगा सरकार का भी काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों से, साइक्लोन और साइक्लोन के प्रति डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू हो, रिहैबिलिटेशन हो, राइट, जो भी चीज़ें हो उसके प्रति काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है। जैसे ओडिशा सरकार की, आंध्र प्रदेश सरकार की, दे हैव डन गुड जॉब। एनडीआरएफ भी इन्वॉल्व है, एसडीआरएफ भी इन्वॉल्व है। जब भी इस तरह के डिजास्टर्स होने वाले होते हैं तो सारी फोर्सेस तैनात होती है। तो आप भी अपनी ड्यूटी करें, फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये हमारा डिस्कशन था अबाउट विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। दैट इज इट इन टुडेज डिस्कशन। और जाते जाते आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। डू मैसेज मी अगर आपको कोई भी क्वेरी है। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू वॉचिंग दिस अगेन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।